परी का जादुई गुची वाला पर्स। बहुत समय पहले की बात है। नीरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सावित्री और छोटी बेटी कोमल के साथ रहता था। नीरज एक पर्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था, जहां पर सुंदर सुंदर डिजाइन वाले पर्स बनाए जाते थे। नीरज की पत्नी घर पर रहती थी और घर के काम करती थी। सावित्री को सिलाई करने का बहुत शौक था, इसलिए नीरज ने एक नई सिलाई मशीन खरीद ली, जिस पर बैठकर सावित्री अपना समय व्यतीत कर लेती थी और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े सिल लिया करती थी। सावित्री और नीरज की बेटी कोमल 12 वर्ष की थी और वह स्कूल पढ़ने जाते थे। कोमल की स्कूल की सुंदर ड्रेस उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। कोमल के स्कूल में बहुत सारे दोस्त थे और वो कोमल को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे, क्योंकि कोमल पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और सभी टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। वो सारे टीचरों की बहुत इज्जत करती थी और सभी से प्यार से बात करती थी। एक दिन कोमल अपनी कक्षा में बैठी होती है। कक्षा में टीचर ना आने की वजह से सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कोमल अपनी दोस्त से कहती है, तुझे पता है जानवी, आज मेरी मम्मी ने लंच में मुझे सैंडविच बनाकर दिया है। वो मेरा बहुत ध्यान रखती है और मुझे हमेशा नया नया स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। हाँ मुझे पता है कोमल, तुम्हारी मम्मी पूरा दिन घर में बैठी रहती है, इसलिए पूरा दिन खाना बनाती है। पर मेरी मम्मी एक बिजनेस वुमेन है, वो काम करती है, इसलिए उन्हें मेरे लिए समय नहीं मिलता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा इतना पैसा कमा लेते हैं कि मम्मी को काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो घर पर रहती हैं। अपना टाइम पास करने के लिए घर में बैठे बैठे मेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाती है। देखो, ये बैग भी उन्होंने मेरे लिए बनाया है। अरे भाई, ये बैग तो बहुत अच्छा है। पर तुम जानती हो, इस बार जो मेरी मम्मी बैंकॉक से वापस आएंगी तो मेरे लिए गुची का पर्स लेकर आएंगी। क्या कहा? गुची का पर्स? गुची का पर्स तो बहुत महंगा आता है। हम पैसे वालों के लिए क्या महंगा और क्या सस्ता, बस जो चीज पसंद आ जाती है उसे खरीद लेते हैं। कोमल और जानवी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। उन दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी और धीरे धीरे समय बीत रहा था। कोमल और जानवी दोनों 12वीं कक्षा में आ जाती हैं। पढ़ाई कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें सभी बच्चों को तैयार होकर आना था। तभी कोमल और जानवी एक दूसरे से बातें करते हुए कहती है, कोमल, कल हम दोनों सेम कपड़े पहन कर आएंगे। पूरे स्कूल को पता चलना चाहिए कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जो हम दोनों ने पिछले महीने ड्रेस खरीदी थी ना, वही पहन कर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानवी, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो ड्रेस कितनी महंगी थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे वो ड्रेस दिला ही दी थी। उस ड्रेस के लिए मैंने कितनी जिद की थी। हाँ कोमल, लेकिन मैं तो अपना महंगा वाला गुची का पर्स भी लेकर आऊंगी, पर तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। तुम कहाँ से लाओगी? मैं आज ही मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी और गुची का पर्स खरीद कर लाऊंगी। नहीं नहीं कोमल, गुची का पर्स यहाँ नहीं मिलता है, वो तो बड़े बड़े मॉल में मिलता है। हमारे गांव में इतना बड़ा मॉल नहीं है, यहाँ पर तो तुम्हें उसकी सेकंड कॉपी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मैं अपनी मम्मी से बोलकर उसे बनवा लूंगी। ये तो कैसी बातें कर रही है? गुची का पर्स कोई भी नहीं बना सकता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जानवी, मैं बिल्कुल सेम टू सेम गुची का पर्स ही लेकर आऊंगी। अब मैं घर जा रही हूँ, हम पार्टी में मिलते हैं। उसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। कोमल के दिमाग में गुची का पर्स घूम रहा था और घर में जाकर अपनी मम्मी से बात करती है और कहने लगती है, माँ, हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, सभी बच्चों को तैयार होकर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए नई ड्रेस तो है, पर उसके साथ पर्स नहीं है। माँ, मुझे गुची वाला पर्स लेना है। अरे वाह, मेरी बेटी को गुची वाला पर्स लेना है। कहाँ मिलता है ये बताओ मुझे। पता नहीं मम्मी, पर मेरी सहेली जानवी बोल रही थी कि गुची वाला पर्स बहुत महंगा आता है और वो शहर में बड़े बड़े मॉल में मिलता है। अच्छा, ऐसी बात है तो आज शाम को जब तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे, वो तुम्हारे लिए गुची का पर्स ले आएंगे। ठीक है माँ, आप कितनी अच्छी हो। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है। यहाँ सावित्री रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसके फोन पर घंटी बजने लगती है, जिस पर नीरज का फोन आ रहा होता है। सावित्री फोन उठाती है तो नीरज कहने लगता है,
सुनो सावित्री, हमारी कंपनी में आग लग गई है जिसमें कंपनी का बहुत बड़ा घाटा हो गया है, जिसके चलते मालिक ने सभी को काम से निकाल दिया है। कंपनी को फिर से पहले जैसी स्थिति में वापस लाना होगा। मालिक ने कहा है अभी वो किसी को पगार नहीं दे पाएंगे। जो बिना पगार के कुछ महीने मेरे यहाँ काम कर लेगा उसे उसके पैसे बाद में मिल जाएंगे। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जब दुकान जल गई है, सारा सामान खराब हो गया है, तो फिर वहाँ बचा ही क्या है? और जहाँ पैसे नहीं मिलेंगे वहाँ रहने से क्या फायदा? सावित्री, तुम जानती नहीं हो हमारे हालात कितने खराब थे। जब मालिक ने मुझे नौकरी दी थी उनकी वजह से आज हमारी स्थिति ठीक हो पाई है। जब आज वो मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ समय के लिए मुझे बिना पैसों के उनके लिए काम करना चाहिए। ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अभी तक तो कुछ पैसे मैंने जोड़े हैं, उन्हें बचा कर रखेंगे। जब तक यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहेंगे। इतना कहकर नीरज फोन काट देता है और सावित्री यहाँ परेशान हो जाती है। सावित्री को कोमल की गुची के पर्स की बात ध्यान से निकल जाती है और वो भूल जाती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी नजदीक आ जाती है। घर में केवल खाने का राशन बचा था, पैसे सारे खत्म हो गए थे और यहाँ नीरज के मालिक के पास पगार देने के लिए पैसे नहीं थे। कोमल को ये सारी बात नहीं पता थी और वह स्कूल के फेयरवेल पार्टी से पहले अपनी माँ से फिर से गुची के पर्स की जिद करने लगती है। सावित्री को सारी हकीकत मालूम थी, लेकिन वो कोमल से ये बात छुपा लेती है और कहती है, कोमल, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें गुची के पर्स की क्या जरूरत है? स्कूल की फेयरवेल पार्टी में तुम मेरा पर्स ले जाना, वो बहुत अच्छा है, एकदम नया है। नहीं नहीं माँ, मुझे तो गुची वाला पर्स ही चाहिए। तुम कैसे जिद कर रही हो कोमल? गुची वाला पर्स अभी हम नहीं ले सकते हैं। तुम्हारे पिताजी को काफी समय से पगार नहीं मिली है, घर में सिर्फ खाने के लिए पैसे बचे हैं। अगर हम उसे गुची वाला पर्स खरीद लेंगे तो फिर राशन कैसे खरीदेंगे? माँ, आप बहुत गंदी हो। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे गुची वाला पर्स दिलवाओगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे गुची वाला पर्स चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर कोमल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। कोमल बहुत ज्यादा उदास थी। जब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी को काफी समय से पगार नहीं मिली है, तो वो फिर अपने पिताजी से गुची के पर्स की डिमांड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो उदास होकर नदी के किनारे बैठी रहती है। नदी में बहता हुआ पानी देखकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है और वो उसमें अपने पैर हिलाने लगती है। तभी वो देखती है कि नदी के बाहर एक मछली बिना पानी के तड़प रही है। कोमल जल्दी से उठकर उस मछली को वापस पानी में फेंक देती है। पानी में जाने के बाद मछली फिर से तैरने लग जाती है और थोड़ी देर में वो एक जलपरी का रूप ले लेती है। कोमल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। नदी के बहाव के कारण मैं किनारे पर ही रह गई थी और पानी में वापस नहीं जा पा रही थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अरे वाह, तुम तो एक जलपरी हो। क्या तुम मुझे गुची का पर्स दे सकती हो? कोमल, क्यों नहीं, बस इतनी सी बात। नहीं नहीं, ये बस इतनी सी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे पास एक जादुई गुची का पर्स हो जिससे मैं सबकी मुश्किलें दूर कर दूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद जलपरी अपनी जादुई शक्ति से कोमल को जादुई गुची वाला पर्स देती है। ये लो कोमल, ये जादुई गुची वाला पर्स है। इसकी मदद से तुम कोई भी जादू कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये पर्स अपने आप गायब हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ जलपरी जी, मैं कभी उस पर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। कोमल वो गुची वाला पर्स लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोमल की माँ को कुछ देर तक तो कोमल की बात समझ नहीं आती, पर वो पर्स मिल जाने की वजह से खुश थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। 2 दिन बाद स्कूल में फेयरवेल पार्टी आ जाती है और दोनों सहेली जानवी और कोमल तैयार होकर स्कूल में पार्टी एंजॉय करती हैं। पार्टी से घर आने के बाद कोमल बहुत ज्यादा थक जाती है। वो घर पर जाकर आराम करती है। तभी वो अपने पापा को मम्मी से बात करता हुआ सुनने लगती है। सावित्री, हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कंपनी को दोबारा ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। मालिक तो बहुत ज्यादा निराश हैं। समझ नहीं आ रहा मैं उनकी मदद कैसे करूं। कंपनी के सारे मजदूर एक एक करके चले गए। मैं भी कब तक उनके लिए बिना पैसों के काम करता रहूंगा? कुछ तो करना होगा। कोमल अपने पापा की सारी बातें सुन लेती है और उसके बाद उन्हें जादुई पर्स देते हुए कहती है, पापा आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए। ये एक जादुई पर्स है। आप इससे अपने मालिक की मदद कर सकती हैं। आप इस पर्स से जो बोलोगे वो हो जाएगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर नीरज अपनी बेटी को अपनी कंपनी में लेकर जाता है।
तभी कोमल उस जादुई पर्स से कहकर कंपनी को पहले की स्थिति में वापस ले आती है और कंपनी फिर से पहले की तरह हो जाती है। सारे मजदूर वहाँ पर वापस आ जाते हैं और मालिक की कंपनी फिर से पहले की तरह चलने लगती है। ये सब देखकर कंपनी के मालिक को बहुत अच्छा लगता है और वो नीरज का बहुत धन्यवाद देता है। और उसके बाद कोमल हमेशा उस जादुई गुची वाले पर्स से लोगों की मदद करती है। वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करती है। ऐसे ही कोमल का दयालु स्वभाव देखकर जलपरी को बहुत अच्छा लगता है और कोमल गुची के पर्स से हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। जादुई फूल गोभी का लहंगा। ये कहानी है एक वर्षा नाम की लड़की की जो अपनी माँ शकुंतला और पिता रामू के साथ रहती थी। शहरों के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वसंत कुंज था। उसी गांव में वर्षा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वर्षा की माँ शकुंतला एक बहुत अच्छी औरत थी। वो अपने घर में रहकर नई नई कलाएं करती रहती थी, जैसे कभी घर के लिए झूमर बनाना और कभी सुंदर सुंदर बिछौना बनाना। ये सारी कलाकारी करना उसे बहुत अच्छा लगता था। और रामू एक किसान था। रामू के पास खुद का एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मौसम के अनुसार खेती किया करता था। खेती करने में बहुत मेहनत लगती थी और रामू जी तोड़ मेहनत करता था। वर्षा 8वीं कक्षा में गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल बेशक सरकारी था पर उसमें समय समय पर पैसों की मांग होती रहती थी, जैसे कभी असाइनमेंट जमा करना तो कभी एग्जाम की फीस भरना। टीचर अक्सर बच्चों से किसी न किसी चीज के लिए पैसे मांगती थी। एक दिन वर्षा अपने पिता से पैसे मांगते हुए कहती है, पापा स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं जिनकी फीस जमा करनी है। आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो ना। अरे बेटा, तूने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुझे पैसे दे देता। मैंने अभी अभी घर में राशन का सामान भरवा लिया है और तू तो जानती ही है हमारे पास खेत ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें थोड़ी ही सब्जियां पैदा होती है जिससे थोड़ी ही पैसा मिलता है। कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा सब्जी उगाऊंगा। जब वो बेचने जाऊंगा तो जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तू अपने स्कूल की फीस भर लेना। ठीक है पिताजी। उदास होकर वर्षा अपने कमरे में चली जाती है। वो जानती थी कि स्कूल की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर घर की मुश्किल हालात को देखकर वो अपने पापा से इस बारे में दोबारा कह ना सकी। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, काश कुछ ऐसा हो जाता कि हमारे घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाती और घर के हालात ठीक हो जाते। पिताजी कितनी मेहनत करते हैं फिर भी पाई पाई करके घर का खर्चा चला पाते हैं। ये सब बोलते बोलते वर्षा सो जाती है। अगली सुबह उठकर वर्षा स्कूल के लिए तैयार होती है और नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद कक्षा की अध्यापिका वर्षा से कहती है, वर्षा क्या तुम आज फीस लेकर आई हो? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं जानती हूँ, पर क्या आप मुझे थोड़ा सा समय और दे सकती हैं? वो दरअसल बात ये है कि घर में इस समय पैसा नहीं है। जैसे ही पिताजी अगली फसल बेचेंगे मैं आपको फीस दे दूंगी। वर्षा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो तुम्हारी अकेले की फीस ना जमा होने की वजह से बाकी बच्चों की भी फीस जमा नहीं हुई है। अगर तुम फीस जमा नहीं कर सकती हो तो बता दो, मैं तुम्हारा नाम स्कूल से काट देती हूँ। कम से कम बाकी बच्चों को तो स्कूल में पढ़ने दो। अध्यापिका की इतनी सारी खरी खोटी बातें सुनकर कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और वर्षा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। देखो वर्षा, ये आंसू मुझे मत दिखाओ। अगर तुम फीस नहीं भर सकती हो तो मुझे बता दो, मैं बाकी बच्चों की फीस जमा कर देती हूँ। तो तुम अगली बार परीक्षा दे देना। नहीं मैम, ऐसा मत कहिए, मेरा पूरा 1 वर्ष खराब हो जाएगा। मेरे माता पिता मुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय पर फीस भर दूंगी। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इस हफ्ते तक रुक जाती हूँ, पर याद रखना इस हफ्ते मुझे तुम्हारी फीस चाहिए, नहीं तो तुम इसी कक्षा में बैठी रहना।
इसके बाद वर्षा जाकर वापस अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी टीचर एक घोषणा करते हुए कहती है, हाँ तो बच्चों, मैं तुम सबको बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा से पहले तुम्हारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जिसमें तुम सभी बच्चों को फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तुम सभी को आना बहुत जरूरी है और सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना। और हाँ वर्षा, तुम्हें पहले फीस जमा करनी है, उसके बाद फंक्शन में आना है, समझ गई? अरे मैम, ये क्या ही आएगी, इसके पास तो स्कूल में पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, फिर ये फैशन कंपटीशन में क्या पहनेगी? एक तो टीचर की बात सुनकर वर्षा को बहुत ज्यादा दुख होता है। ऊपर से अब कक्षा के सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। वर्षा किसी तरह खुद को संभालती है और स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो भागते हुए अपने पिताजी के खेत पर पहुंच जाती है। उस समय खेत पर वर्षा के पिता नहीं थे, वो घर पर दोपहर का खाना खाने गए हुए थे। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने माता पिता से एग्जाम की फीस भरने के लिए पैसे मांगूं? वो किसी तरह से तो मेहनत करके घर का खर्चा चलाते हैं और मैं उनसे हमेशा अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती रहती हूँ। पर अब बहुत हुआ, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगी, पर अब मैं क्या करूं? वर्षा ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और परेशान होकर वो खेत में एक तरफ बैठकर रोने लगती है। तब वर्षा को ये महसूस होता है कि उसके पिता कितने गरीब हैं। उन्होंने कभी त्योहार पर खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं और ना ही माँ ने अपने लिए एक नई साड़ी खरीदी है। फिर वो ऐसे में हमेशा अपने माता पिता से पैसे कैसे मांगे? अपनी ये सारी स्थिति को देखकर वर्षा को समझ नहीं आता कि वो अब फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए। नहीं, अब बस बहुत हुआ, मैं अपने माता पिता से फीस के पैसे नहीं मांगूंगी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। हे भगवान, अब तो ही मुझे कोई रास्ता दिखा। वर्षा की ये सारी बातें पेड़ पर रहने वाली नील परी सुन रही थी। तभी वो परी पेड़ से बाहर निकलती है और वर्षा से कहती है, हेलो वर्षा, तुम कैसी हो? तुम जानती हो मैं इस पेड़ में रहने वाली एक परी हूँ और मैं यहाँ पर लोगों की मदद करती हूँ। इस समय मुझे लग रहा है कि तुम्हें मदद की बहुत आवश्यकता है और तुम जानती हो तुम बहुत अच्छी और नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप मेरी सचमुच मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मांग कर तो देखो। तभी वर्षा अपनी सारी कहानी परी को बताती है। अच्छा, तो तुम इसलिए इतना परेशान हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तो और तुम्हारे पिताजी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इसके बाद परी एक जादू करती है और वहाँ पर तेज रोशनी उत्पन्न हो जाती है और वो रोशनी खेतों तक जाती है। खेतों में पहुँचने के बाद वहाँ पर पूरी फसल हरी भरी हो जाती है। उसी समय खेतों में गोभी के फूल की फसल थी। पूरे खेत में बहुत ताजी हरी फूल गोभी हो जाती है। अब इसे क्या होगा? अच्छा, मैं समझ गई, इन सारे फूल गोभी को बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, तुम्हें इस फूल गोभी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो देखती है कि पत्ता गोभी के आँख नाक मुंह बने हुए हैं। अरे ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सजीव फूल गोभी हो। हाँ हाँ वर्षा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम जादुई फूल गोभी है। जब तक हम इस खेत में लगे हुए हैं हमारे अंदर जान बनी रहेगी और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। बदले में तुम्हें बस हमारी देखभाल करनी होगी। और हाँ, तुम हमसे कुछ भी मांग सकती हो, जो भी तुम मांगना चाहती हो बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। हे फूलगोभी, मुझे इस समय अपने स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? बस इतनी सी बात? ये तो बहुत छोटी बात है। ये लो, ये पैसे ले लो और इन पैसों को ले जाकर अपने स्कूल की फीस भर दो। तभी जादुई फूलगोभी से पैसे लेकर वर्षा उन पैसों को लेकर अपने घर चली जाती है। वर्षा फूलगोभी को धन्यवाद देती है और घर जाकर अपने माता पिता को परी की पूरी कहानी बताती है।
ये कहानी सुनकर शकुंतला और रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वर्षा उन पैसों में से थोड़े से पैसे लेकर अपने स्कूल की फीस भर देती है और अब स्कूल में होने वाला फैशन ड्रेस कंपटीशन भी नजदीक आ गया था, इसलिए उसने उन पैसों में से थोड़े से पैसों से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी खरीद ली थी। वर्षा उस ड्रेस को पहनकर फैशन ड्रेस कंपटीशन में जा रही होती है कि तभी एक झाड़ी में उलझकर उसकी ड्रेस फट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब इतनी जल्दबाजी में वो नई ड्रेस कहाँ से लेकर आए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं इतनी जल्दबाजी में नई ड्रेस भी नहीं खरीद सकती हूँ। मैं वापस जादुई फूल गोभी के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद कर दे। इसके बाद वर्षा भागते भागते अपने खेतों में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर फूल गोभी को अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी फूल गोभी अपने पत्तों से वर्षा के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन वाला ड्रेस तैयार कर देती है। ये गोभी के पत्तों से बना हुआ ड्रेस देखकर वर्षा को बहुत अच्छा लगता है। ड्रेस दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वर्षा जल्दी से उस ड्रेस को पहन लेती है। वो स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से वो भागते भागते स्कूल पहुंच जाती है और इसके बाद जब वर्षा स्कूल में पहुंच जाती है तो सभी लोग वर्षा को देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी फूलगोभी से बनी हुई ड्रेस नहीं देखी थी। किसी की भी नजर वर्षा से नहीं हट रही थी। अरे वाह वर्षा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। इतनी अच्छी ड्रेस इन्हें कौन से शोरूम से खरीदी है? हमने तो आज तक ऐसी ड्रेस नहीं देखी। वाकई बहुत सुंदर है। अब कक्षा के सभी बच्चे वर्षा की बहुत तारीफ करते हैं। वर्षा उस दिन बहुत खूबसूरत लगती है और वर्षा फैशन ड्रेस कंपटीशन जीत जाती है क्योंकि बाकी स्कूल के बच्चों ने कुछ भी अलग नहीं पहना था। वर्षा सबसे अलग दिख रही थी और खूबसूरत भी लग रही थी। अब वर्षा की अच्छाई की वजह से आज उसे अपने जीवन में इतना अच्छा फल मिल गया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता को भी अब बहुत आराम था। सभी लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर नई तरीके से अच्छे से रहने लगते हैं और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती।